Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, last time we had discussed moment of inertia in detail और टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने आपस में रिलेट किए थे कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में क्या रिलेशन है। तो टॉर्क बराबर था I इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि टॉर्क is a physical quantity which is responsible for angular acceleration। याद रखिए लीनियर काइनेमैटिक्स में जिस तरह लीनियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर काइनेमैटिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर क्या है? टॉर्क। टॉर्क को हम एंगुलर फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने आपस में रिलेट किए थे, लेकिन वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था दैट वाज फॉर अ पॉइंट मास, दैट वाज फॉर अ सिंगल पार्टिकल। Now we are not going to study the moment of inertia of a single particle, we have to study the moment of inertia of a rotating rigid body। यानी rigid body का मतलब है not a point mass, a body, लेकिन rigid body। याद रखिए सॉलिड बॉडी और रिजिड बॉडी में फ़र्क है, ठीक है। अब मसलन आप किसी चीज़ को पाउडर फॉर्म में ले लें, तो पाउडर फॉर्म क्या है? सॉलिड है ना, गैस तो नहीं है ना, लिक्विड है, लेकिन इसे हम रिजिड नहीं कहते हैं, सॉलिड कहते हैं लेकिन रिजिड नहीं कहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी चीज़ को पेस्टेड फॉर्म में ले लें, पेस्ट फॉर्म में ले लें, तो दैट इज सॉलिड, लेकिन वो रिजिड। रिजिड का मतलब है रिजिड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये बुक मुझे थोड़ा सा दे दें। लुक एट, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज एंड दिस इज अ डोर, और ये डोर इस तरह मूव करती है लाइक दिस है, तो याद रखिए रिजिड बॉडी का मतलब है कि अगर आप इस बॉडी के एक पॉइंट पे सिंगल पार्टिकल पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो पूरी बॉडी मूव करती है, क्योंकि इसके ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज्ड, द पार्टिकल्स आर क्लोजली कनेक्टेड with each other with strong forces। तो therefore अगर आप एक पार्टिकल पर भी फोर्स अप्लाई करें तो all the particles are moving around a particular axis of rotation। यानी इस तरह नहीं है कि आप जिस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करें वो आगे जाएगा और बाकी पीछे रह जाएंगे। अब मसलन कोई बॉडी जो है, कोई सब्सटेंस जो है वो पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में आप किसी उस पर अगर फोर्स अप्लाई करें तो बाज़ पार्टिकल्स आगे जाएंगे और बाज़ जो है वो पीछे रह जाएंगे, तो इसे हम सॉलिड तो कहते हैं लेकिन रिजिड नहीं कहते हैं। तो रिजिड बॉडी का मतलब है इन विच द पार्टिकल्स आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरलिंक्ड विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ सिंगल पार्टिकल द होल बॉडी मूव्स। मसलन डोर के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें सिंगल, देखिए सिंगल पार्टिकल पर भी अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो पूरी बॉडी मूव करती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल है, अगर लेट अस सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दिस इज अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, इट कंपोज्ड ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो इफ यू सी, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल इफ दिस पार्टिकल, इसका मेस अगर m1 है, तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r1, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स mr स्क्वेयर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द मेस and the square of the perpendicular distance between the body and the axis of rotation। याद रखिए बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, r कहते हैं, ठीक है। इफ दिस इज फॉर एग्जांपल अनदर मेस m2, और आप देखिए दिस इज r2, दिस इज अनदर, सो मेनी पार्टिकल्स आर देयर, दिस इज r3, एंड लेट दिस इज द लास्ट पार्टिकल, इसका मेस है mn और इसका जो डिस्टेंस है दिस इज rn। ना व्हाट इज द मेथड हेयर? यहाँ पर मेथड ये है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट the moment of inertia of this rigid body,
अबाउट दिस एक्सिस। तो मेथड ये है कि सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, देन सेकंड पार्टिकल, देन थर्ड पार्टिकल, देन फोर्थ पार्टिकल, देन nth पार्टिकल, और इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को ऐड करेंगे। लेकिन टू डू दिस प्रोसेस we will have to calculate the torque on the first particle, then second, then third, then fourth, then nth particle, and then adding all the torques we are getting the total torque on the rigid body. So let us see what happens. देखें, अगर आप लोग फर्स्ट पार्टिकल पर टॉर्क लेंगे तो टॉर्क बराबर है m1 r1 squared alpha 1. Similarly, torque on the second particle is equal to m2 r2 squared alpha 2. ये मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? Second law of motion in angular form. This is the second law of motion but in angular form. Similarly, the torque on the third particle is m3 r3 squared alpha 3, and generalizing this I'll write tau n is equal to mn rn squared alpha n. Let इन तमाम इक्वेशंस को I call इक्वेशन नंबर 1. अब आप टोटल टॉर्क कैलकुलेट करें तो टोटल टॉर्क का मतलब है tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 और अप टू प्लस tau n. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि ये जो प्लस है और ये प्लस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों प्लसेस हमें क्या बता रही हैं? कंटिन्यूटी. इस प्लस का मतलब है कि इसके बाद समथिंग इज कमिंग, और इस प्लस का मतलब है कि इससे पहले समथिंग हैज गॉन. इज इट? तो ये दोनों प्लसेस कंटिन्यूटी शो करती है. अब आप ऐसा करें कि पुट इक्वेशंस, यानी 1 में जितनी भी इक्वेशंस हैं इन इक्वेशन नंबर 2. तो देखिए टॉर्क आ जाएगा, इसकी जगह लिखो m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3 एंड प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा n. ठीक है? नाउ लुक एट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. देखिए, हमें पता है कि द बॉडी इज रिजिड. तो रिजिड बॉडी में ऑल द पार्टिकल्स आर सिमल्टेनियसली मूविंग. अगर आप टॉर्क अप्लाई करें तो ऑल द पार्टिकल्स आर सिमल्टेनियसली मूविंग and covering the same angular displacement with reference to a particular axis. अब मसलन देखिए, इस बॉडी को आप इस तरह मूव कर रहे हैं तो तमाम पार्टिकल्स, अब फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर अ पार्टिकल हेयर, तो जब आप इस बॉडी को मूव करें तो सारे पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस सेम एंगुलर वेलोसिटी से, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मूव करते हैं. इसी वजह से अगर आप टॉर्क अप्लाई करें तो तमाम पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटी में सेम चेंज आता है. तो तमाम की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम. ऑल द पार्टिकल्स आर एंगुलरली एक्सेलरेटेड with the same magnitude, same direction of angular acceleration. So therefore we say कि alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 is equal to alpha n is equal to alpha. So इसे equation number 3 में put करें. So equation 3 will become like this: torque is equal to m1 r1 squared alpha plus m2 r2 squared alpha plus m3 r3 squared alpha और plus mn rn squared alpha. What is common here?
अल्फ़ा कॉमन ले लें तो टॉर्क इज इक्वल टू m1r1 स्क्वेड प्लस m2r2 स्क्वेड प्लस m3r3 स्क्वेड और अप टू mn स्क्वेड अल्फ़ा कॉमन। ठीक है। अच्छा, नाउ लुक इट, देखें m1r1 स्क्वेयर का क्या मतलब है? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड एंड सो ऑन। इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को अगर आप ऐड करें तो यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखें, इंस्टेड कि इसे अगर हम बार बार लिखते हैं तो बार बार नहीं लिखते, वी विल राइट लाइक दिस, टॉर्क इज इक्वल टू, इसकी जगह आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 अप टू n, और इधर लेके mi ri स्क्वेर्ड एंड दिस इज अल्फा। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4, where I is a running number which runs from 1 up to n। अगर आप I की जगह ये जो सबस्क्रिप्ट में I है, इट इज, ये जो इंडेक्स है, इट इज अ रनिंग नंबर विच रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। आप I की जगह 1 लिखें तो यू विल गेट m1r1 स्क्वेर्ड। सिग्मा मीन्स प्लस, I की जगह 2 लेके m2r2 स्क्वेर्ड, ठीक है, r2 स्क्वेर्ड, सिग्मा मीन्स प्लस, और इसी तरह स्वान। ठीक है। तो याद रखें, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म, टॉर्क इज ऑल्सो I इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर आप कंपेयर करें तो वी राइट I अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम I इक्वल टू 1 अप टू n mi ri स्क्वेर्ड एंड दिस इज अल्फा। देखिए, ये अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल करें तो देखें, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, mi ri स्क्वेर्ड। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ठीक है। याद रखिए, mi का मतलब है द मेस ऑफ द ith पार्टिकल, यानी पार्टिकल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है। और ri का मतलब है द रेडियस ऑफ द ith पार्टिकल। लेकिन याद रखिए, यहां पर देखिए, लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था कि r का मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का बेसिकली मतलब है एवरेज रेडियस। ठीक है। एवरेज, देखिए इसका मतलब है एवरेज रेडियस। मैं बता रहा हूं कि एवरेज रेडियस का क्या मतलब है। देखो, एम आर स्क्वेड में देखिए I इज इक्वल टू mr स्क्वेड में इस r का मतलब रेडियस ना, रेडियस ऑफ जायरेशन। जायरेशन लफ्ज़ का मतलब है रोटेशन, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब है द एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल, ये पार्टिकल नंबर 1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है r1 पर, ये कितना दूर है r2 पर, r3 पर, r4, r5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब है कि अगर आप इन तमाम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को ऐड करें और नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करें तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ जायरेशन है। r का मतलब है r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rn डिवाइड बाई 2। तो याद रखें, लीनियर काइनेमेटिक्स में इनर्शिया, जो लीनियर इनर्शिया है वो सिर्फ मेस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो एंगुलर इनर्शिया है वो मेस और रेडियस ऑफ जायरेशन पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब ये भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेस इज अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेस इज अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस है, लुक इट,
आप गौर से देखें, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डोर है, क्लियर? तो इसका मतलब है दिस इज अ रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकुलर रेडियस ऑफ जायरेशन है। आप तमाम पार्टिकल्स के रेडियाई को, यानी जो डिस्टेंसेस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो ऐड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करें, यू विल गेट एन एवरेज रेडियस। अच्छा, अब गौर से देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मेस पर डिपेंड नहीं करता, आर स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है। तो आर स्क्वायर का ये मतलब है, गौर से देखें, ये बुक है, ये दरवाज़ा है, सपोज इसका एक पार्टिकुलर मेस है, मेस इज कांस्टेंट एंड पार्टिकुलर रेडियस ऑफ जायरेशन है। लेकिन अगर आप इस आर को चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इस तरह करूँ, इस तरह, सो व्हाट डज दिस मीन? आप देखिए मेस इज द सेम, इस बॉडी का मेस सेम है, लेकिन अब आप देखिए जो मेसेस है, जो पार्टिकल्स है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आर क्या हुआ? ज्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, अगर आप इसे इस फॉर्म में ले रखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इस फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। और अगर आप इसे देखें, आप इसे सपोज इस तरह ठाटे, दरमियान में इसे ठाटें और ये हाफ पोर्शन इसके साथ अटैच करें, तो मेस विल बी द सेम। लेकिन अब जो पार्टिकल्स है और भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हुआ? कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। आप इसे इस तरह करें तो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक एमसीक्यू है, ज़रा देखें। शाबाश। कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट अस सपोज दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वाई वाई डैश, ठीक है, और एक मेस सपोज M1 या M, एक मेस M इधर पड़ा है, another मेस M इधर पड़ा है, another मेस फॉर एग्जाम्पल इधर पड़ा है, और ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मेसेस अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर? अब मसलन लेट अस, ये डिस्टेंस अगर इन्होंने वट एवर इट में बी, इफ दिस इज ए, तो ये डिस्टेंस भी क्या है? ए, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज फॉर एग्जांपल बी, और ये जो डिस्टेंस है ये भी बी है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि लेट अस सपोज दिस इज एम बी स्क्वेयर्ड, ऑप्शन बी में लिखा है एम ए स्क्वेयर्ड, ऑप्शन सी में लिखा है सपोज 4ma स्क्वेयर्ड, और ऑप्शन डी में लिखा है कि 2mb स्क्वेयर्ड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लुक इट, फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश, तो लुक इट, इस m का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? हाफ ए बाई 2। इसका कितना है? a बाई 2। इसका कितना है? a बाई 2। इसका कितना है? a बाई 2। तो फॉरगेट अबाउट दिस b एंड दिस b, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंट्रीब्यूट नहीं करते बिकॉज दे आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ द मेस एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखिए उसमें इसके लिए a/2, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो आई विल राइट mr², तो a/2 दिस इज स्क्वेयर्ड, फिर m a/2 दिस इज स्क्वेयर्ड, फिर m, ठीक है, सॉरी, m a/2 r² और प्लस m a/2 स्क्वेयर्ड। तो इससे क्या आ जाएगा 4m और a² डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा ma²। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर यूर MCAT or ECAT, whatever it may be. There is another MCQ. ठीक है, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल ये 3 इक्वल मेसेज हैं, ठीक है, दिस इज M, ठीक है, और let us suppose this is n, they are placed at the vertices of an equilateral triangle, ठीक है, these are placed on the vertices, इसे कहते हैं vertex। so these meshes are placed on the vertices of an equilateral triangle, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल इस और इसके दरमियान ये डिस्टेंस है, सपोज आप जो भी लेते हैं, लेट दिस इज L, ABC जो भी लेते हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर शोन है। अगर कहते हैं लेट अस सपोज दिस इज y डैश, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मेसेस ऑफ आर पार्टिकल्स अबाउट y डैश, देखिए y डैश इज इक्वल टू, गौर से देखो, इस मेस के लिए r क्या है 0, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पड़ा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L है, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये L/2 है, ये भी L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ L/2, ठीक है। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि इसके लिए देखिए उस मेस के लिए आई राइट m L² प्लस उसके लिए m L/2 होल स्क्वेयर्ड, तो यह आ जाएगा m L² प्लस m L² डिवाइड बाय 4 इसका LCM ले ले तो 4m L² प्लस m L² क्या आ जाएगा, दिस इज 5/4 m L², ठीक है। अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि 4/5 m L², ऑप्शन बी में लिखा है कि 5/4 m L², ऑप्शन सी में लिखा है फॉर एग्जांपल 4 m L², ऑप्शन डी में लिखा है कि 3/4 m L², ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।